हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और 2 जनवरी 2022 यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और इसका जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने। कुछ आर्टिकल सही हैं, लेकिन 2 आर्टिकल्स आप देखेंगे कि कोविड-19 से रिलेटेड है। तो सिर्फ लिमिटेड ही पढ़ना है इन दोनों आर्टिकल्स में से। बाकी के आर्टिकल से जो चीज़ें निकलती हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर मिलेगा। ये बता रहे हैं अबाउट द प्री हिस्टोरिक पोल्यूशन। ओके, तो पोल्यूशन को बताया गया है कि ये वर्तमान समय में ह्यूमन कोजिस के कारण या फिर एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन तो हो ही रहा है, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर हुआ है, ठीक है। प्री कोलंबियन मयान पीरियड वगैरह में ये सब चीज़ें भी हुई हैं। और ये एल्गल ब्लूम्स के बारे में यहाँ पर बताया गया। अब ये एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, तो ये आपके कोर सिलेबस का पार्ट बनता है। मैं इसके बारे में आपको जनरली थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। ओके, क्योंकि इस आर्टिकल से और कुछ आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ एल्गल ब्लूम के बारे में पता होना चाहिए। और एक लेक का नाम यहाँ पर दिया गया है जो कि ग्वाटेमाला में है। इस लेक की आपको लोकेशन जस्ट यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि लेक है कहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपको एल्गल ब्लूम के बारे में पता होना चाहिए। तो एल्गल ब्लूम आप ये इमेजेस के अंदर देख रहे होगे, इस तरीके की जो संरचना है यहाँ पर वाटर बॉडी के ऊपर क्रिएट हो जाती है। अब इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो एक एल्गल ब्लूम के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पर चाहिए होती हैं। एक एल्गल ब्लूम होगा तब जब ब्राइट सनलाइट हो, यानी कि सूरज बहुत तेज़ हो, न्यूट्रिएंट के लेवल हाई हो, ठीक है, वाटर शांत होता है। इनमें से कोई कुछ आप देखें तो एक एक दो दो भी अगर कंबाइन रूप से हो रही हैं, तब भी आपकी एल्गल ब्लूम की कंडीशंस देखने के लिए मिल जाती हैं। ओके, और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें से अगर मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर उठा लूँ, यानी हाई न्यूट्रिएंट लेवल, तो ये न्यूट्रिएंट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है आपकी फॉस्फेट की। ठीक है जी, गौर फरमाइए, ये लिमिटेड है। मतलब न्यूट्रिएंट जो है वो फॉस्फेट होना चाहिए या फिर आपका नाइट्रेट होना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं। इन दोनों के कारण अगर एल्गल ब्लूम यहाँ पर होता है तो उसको एक कंडीशन का नाम दिया जाता है, डेट इज़ यूट्रोफिकेशन। और ये आपके बिल्कुल कोर सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आपके जो फॉस्फेट हैं या फिर नाइट्रेट हैं, जो न्यूट्रिएंट्स कहलाए जाते हैं और जो आपकी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, ये वाटर बॉडीज़ में जाते हैं। वाटर बॉडीज़ में अलग अलग तरीके के एल्गी प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मैं बात करूँ, साइनोबैक्टीरिया है, ग्रीन ब्लू एल्गीज हैं, आपकी डायटम्स वगैरह हैं। ऐसे 70 तरीके के आपके एल्गीज पाए जाते हैं। ये एल्गीज, इनमें न्यूट्रिएंट की भरपूर मात्रा मिल जाती है। जब ये फॉस्फेट और नाइट्रेट आपके वाटर बॉडी के अंदर गए तो इनको न्यूट्रिएंट मिलता है, ये खुश हो जाते हैं, खुशी खुशी में ब्लूम हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं, ठीक है। और फटने के बाद आप देखेंगे इस इमेज के अंदर और ऐसी संरचना क्रिएट करते हैं। अब कुछ एल्गी हैं जो कि हरे रंग का यहाँ पर इफेक्ट डालेंगे, कुछ है जो रेड रंग का जो इफेक्ट डालेंगे। तो नीचे वाली जो इमेज है रेड रंग की, इसको कहते हैं रेड टाइड, ठीक है। तो रेड टाइड यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं इनके द्वारा ही। बाकी अगर ये पूरा टॉपिक आपको समझना है तो आपको आधा घंटा यहाँ पर लगेगा, और इतना तो हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसके बारे में और बताऊँ, एक होते हैं आपके हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। और ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स जो होते हैं, ये टॉक्सिक जो इफेक्ट भी यहाँ पर डालते हैं मैरीन सिस्टम के अंदर। आपका जो मैरीन सिस्टम है, अगर मैं बात करूं तो उसमें प्रकाश जो है वो 200 मीटर की गहराई तक यहाँ पर जा पाता है। जहाँ तक प्रकाश जाता है उसको फोटिक जोन कहते हैं, ओके। और उससे नीचे का आपका वहाँ पर प्रकाश नहीं जाता है। तो अगर पानी की सतह के ऊपर एल्गल ब्लूम यहाँ पर हो जाता है तो वो प्रकाश नीचे नहीं जा पाता, मतलब 200 मीटर की गहराई तक नहीं जाएगा। और 200 मीटर तक जो भी यहाँ पर फोना फ्लोरा है, अब वो सब यहाँ पर डाई हो जाएंगे, पूरा मेरीन इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। एल्गी आपको पता है प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यहाँ पर हैं, ओके। इसके साथ साथ जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो भी आपके एल्गी के अंदर ही आ जाते हैं, तो वो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का ही काम करते हैं। जब ये बस्ट हो जाते हैं, नीचे का इकोसिस्टम जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और जब ये बस्ट होने के बाद इस तरीके की संरचना क्रिएट करते हैं तो इनको डिकम्पोज करने के लिए जो अलग अलग और बैक्टीरिया यहाँ पर आते हैं, वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं इनको डिकम्पोज करने के लिए। इसके कारण जो आपका नीचे का सिस्टम है वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर क्रिएट की जाती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इस तरीके से आपकी ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। ओशियन के अंदर ऐसे जितने भी रीजन है जहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, यानी ऑक्सीजन कम हो जाती है, उन सारे रीजन्स को डेड जोन कहा जाता है, ठीक है। तो ओशियन के अंदर डेड जोन्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। ये सब एल्गल ब्लूम के इफेक्ट हैं और वगैरह वगैरह। देखो 5 मिनट तो मैंने इसी चीज़ को डिस्कस कर दिया, मैं अभी इसको आधा घंटा और भी यहाँ पर खींच सकता हूँ। बट आपको यहाँ पर समझना है कि ऐसे जो एल्गल ब्लूम्स के इफेक्ट हैं वो जो एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन के कारण आजकल हो रहे हैं, ऐसे पहले भी देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। तो पहले नेचुरली होते थे। नेचुरली के लिए आपको सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाए तो काम हो जाता है, एल्गल ब्लूम हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेम्परेचर में भी एल्गल ब्लूम हो जाता है। लेकिन अगर आपने एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन यानी नाइट्रेट और फॉस्फेट पॉल्यूशन अगर आपने डाल दिया तो फिर यहाँ पर तुरंत एल्गल ब्लूम्स की सिचुएशंस देखने के लिए मिलेंगी। और तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए।
इसके अलावा आगे चलते हैं, और मैंने आपको गट माइक्रोबायोम के बारे में पिछली 3 वीडियोस में भी बताया है, फिर से यही चीज़ें यहाँ पर रिपीट हुई हैं। और गट माइक्रोबायोम के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और आपको पता चलेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक तरीके की पॉकेट होती है जिनको यहाँ पर सीकम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये पाए जाते हैं और गट माइक्रोबायोम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ये हेल्दी हो सकते हैं और ये अनहेल्दी हो सकते हैं, ओके। और अलग अलग तरीके की आपका जो इम्यून सिस्टम है उससे लड़ने में भी मदद करते हैं। आप देख सकते हैं कि गट माइक्रोबायोम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर हेल्थ बाय हेल्पिंग कंट्रोल डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बेनिफिट भी करते हैं, साथ में हेल्थ से रिलेटेड अदर एस्पेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपके जो गट माइक्रोबायोम्स हैं इसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई और माइक्रोब्स आ जाते हैं जो कि बहुत भारी संख्या में यहाँ पर होते हैं। अब ये जो स्टडी हुई है ये इसी बात के ऊपर हुई है, अगर आपको हेल्दी गट माइक्रोबायोम्स को बढ़ाना है तो आपको फाइबर्स को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो फाइबर बेनिफिट्स आपके हेल्दी गट माइक्रोबायोम को यहाँ पर बढ़ाते हैं, ना कि अनहेल्दी को, ओके। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद आपको मिलेगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको भी ये यहाँ पर बेहतर करते हैं, और कैंसर पेशेंट्स में जो है वो रेस्पॉन्स भी यहाँ पर देते हैं, ओके। तो ये सिचुएशन वेरी करता रहता है इस तरीके से। तो हायर अगर फाइबर कंजम्पशन आप यहाँ पर करते हो तो यहाँ पर एक तरीके से आपका जो हेल्दी गट माइक्रोबायोम है वो यहाँ पर बढ़ेंगे, और जो पेशेंट्स हैं उनमें रेस्पॉन्स भी यहाँ पर उत्पन्न होगा, ओके। तो जस्ट बेसिक आइडिया इज सफिशिएंट कि व्हाट इज़ गट माइक्रोबायोम और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंशिया की बात यहाँ पर की गई है। डिमेंशिया के बारे में अभी जस्ट पिछली वीडियो में ही यहाँ पर डिस्कस किया गया जो कि 26 दिसंबर की थी, और इसके अंदर मैंने आपको ये वाली स्लाइड यहाँ पर पढ़ाई थी कि व्हाट इज़ डिमेंशिया। और डिमेंशिया में लगभग 60 से लेकर के 80% तक केसेज जो हैं वो अल्जाइमर्स के केसेज यहाँ पर होते हैं। और इसी के आगे फर्दर स्टडीज़ यहाँ पर हुई है, और इन्होंने बताया है अलग अलग तरीके की जो मेडिसिन हैं या फिर कुछ ऑक्सीडेंट्स वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उनके बारे में बताया गया। ये हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, ये बायोलॉजी सेक्शन का पार्ट है और बहुत डिटेल में पढ़ा जाना चाहिए, जो कि यूपीएससी इसके बारे में नहीं पूछेगा, ओके। तो ये आपको जस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है वो क्या होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अल्जाइमर डिजीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया, याद रखिएगा इसको, और मोस्टली अफेक्ट करती है ओल्डर एडल्ट्स को, बट नॉर्मल एजिंग में भी ये कभी कभी देखने के लिए मिल जाती है जब जो आपकी मेंटल कंडीशंस हैं वो बढ़ती हैं, ओके। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखें। उसके बाद एक टर्म निकल के आई जिसका नाम है डार्क जीनोम। ये टर्म अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इसके बारे में कुछ भी जानने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू टर्म निकल करके आई है। आपका बेसिकली कह सकते हैं जीन्स होते हैं, हर किसी के शरीर में यहाँ पर होते हैं। जीन्स के अंदर आपका आरएनए, डीएनए, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन एक तरीके के नए जीनोम्स यहाँ पर फाइंड किए गए हैं, दैट इज़ डार्क जीनोम। ये जो जीनोम्स हैं बेसिकली डीएनए हैं जो कि आपके जीन्स के बाहर पाया जाता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये अभी डिस्कस यहाँ पर हुआ, अभी डिस्कवरी यहाँ पर की गई। और बेसिकली जो ऐसे पर्सन्स हैं जिनमें सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर आपको देखने के लिए मिलता है, उन सभी पर्सन्स में उनके जीन्स के बाहर भी एक जीनोम यहाँ पर पाया जाता है जिसको डार्क जीनोम कहते हैं। और इस डार्क जीनोम की मदद से हम जितने भी ऐसे पर्सन्स हैं जिनमें सिजोफ्रेनिया कंडीशंस हैं या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर है, उन सभी में स्टडी कर सकते हैं। हम ऐसे पेशेंट्स को और ज़्यादा स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए ये दोनों की दोनों जो डिजीज़ हैं, सिजोफ्रेनिया है और दूसरी यहाँ पर आपकी बाइपोलर डिसऑर्डर, ये दोनों की दोनों इनके लिए कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ओके। तो देख सकते हो कि सिजोफ्रेनिया इज सेवियर लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ कंडीशन, और हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और डिसऑर्डर थिंकिंग बिहेवियर ये सब चेंज हो जाता है। इसी तरीके से बाइपोलर डिसऑर्डर है, एक ही शख्सियत के दो से या उससे ज़्यादा पहलू यहाँ पर निकल करके आते हैं। तो इन सब के लिए कोई इलाज यहाँ पर नहीं है, छोटा मोटा ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है, ओके। तो ये अब यहाँ पर पता लगेगा कि डार्क जीनोम का यूज़ करके किस तरीके से और ज़्यादा इनके बारे में रिसर्च की जा सके ताकि ट्रीटमेंट को बेहतर बनाया जा सके, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ चल रही है। तो ये जो आपका डार्क जीनोम है ये एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर यहाँ पर वर्क कर सकता है। जितने भी ऐसे पेशेंट हैं जो सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, उन सभी के अंदर ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में काम करेगा। अगर किसी जीन के बाहर आप देखें कि डार्क जीनोम पाया जा रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर इस तरीके की कोई कंडीशंस देखने के लिए मिल सकती हैं कि उसकी टेंडेंसिटी सुसाइडल यहाँ पर हो सकती है, ओके। तो ऐसा सब निकलता है। उसके अलावा कोविड-19 से रिलेटेड ये आर्टिकल है, हम जानेंगे कि किस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए पहली डोज़ आपको लगी, ठीक है, उसके बाद आपको दूसरी डोज़ लगी, और उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरी डोज़ लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि वायरस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उनके वेरिएंट्स यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तो थर्ड डोज एज अ बूस्टर डोज यहाँ पर लगाने की बात है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ये सब काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब
यहाँ पर बेसिकली आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उनके अलग अलग मत हैं। तो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने यहाँ पर कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है बूस्टर डोज की। क्यों? क्योंकि जो आपका एंटीबॉडीज़ हैं वो सेकेंड डोज के बाद ही निकल जाएंगी अगर ओमिक्रॉन किसी पर अटैक करता है तो। ओके, लेकिन फिर 25 तारीख को यानी 25 दिसंबर 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज अ प्रीकॉजन डोज का प्रावधान यहाँ पर किया गया कि अगर मान लीजिए कुछ हो गया तो हम प्रीकॉजन डोज यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको 2 डोजेज़ लग चुकी हैं तो क्या गारंटी है कि आपको ओमिक्रॉन नहीं होगा? ठीक है, तो उस सब के ऊपर क्या है, आपको तो पता लग नहीं सकता क्योंकि आप साइंटिस्ट नहीं हो। ठीक है, लेकिन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको इन सब के ऊपर रिसर्च यहाँ पर करनी चाहिए। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि व्हाट डज द एविडेंस पॉइंट्स टू वर्ड। कोई भी स्टडीज़ इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर नहीं हुई हैं कि जो और ज़्यादा बूस्टर शॉट्स हैं वो दिए जाएँ या ना दिए जाएँ। 2 से ज़्यादा शॉट्स किस तरीके से यहाँ पर वर्क करेंगे, किस तरीके से इफेक्ट डालेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए कि 22 नवंबर को ये बात की गई थी कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कोई भी बूस्टर डोज अगर हम देते हैं तो वो कोविड-19 से हमें बचा सकती है। ये बात किसी डॉक्टर ने कही। ठीक है, उसके अलावा ओनली वन वैक्सीन इफेक्टिवनेस स्टडी यहाँ पर हुई है कोविडशील्ड और कोवैक्सीन के लिए। ओके, और इसके बाद अगर हम देखें तो डिसीजन टू एडमिनिस्टर ए बूस्टर डोज 9 मंथ आफ्टर देने की बात हुई है। तो सेकेंड डोज के 9 मंथ के बाद ये बूस्टर डोज देने की बात यहाँ पर हुई। आफ्टर द सेकेंड डोज इज बेस्ड ऑन द प्रोटेक्शन टेस्टिंग इज सेड द पीरियड इज नेचुरली इन्फेक्टेड पीपल। कहने का मतलब ये है कि नन ऑफ द स्टडी लुक्ड एट द सेल्यूलर प्रोटेक्शन लास्टिंग इन द फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल। साथ ही साथ अगर आप देखें कि कोई भी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है कि वेदर द बूस्टर डोज, जो भी बूस्टर डोज आप यहाँ पर देने की बात कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर स्टडीज़ चल रही हैं, विल बी द सेम वैक्सीन। क्या जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में वैक्सीन ली गई लाइक कोवैक्सीन और कोवैक्सीन ली गई तो थर्ड में भी क्या कोवैक्सीन ही यहाँ पर देनी है? ओके, या फिर फर्स्ट 2 डोज इससे कुछ अलग देना है? ठीक है, इन सब के ऊपर भी यहाँ पर रिसर्च होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो साइंटिफिक एविडेंस फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल इज इंडिया ऑन द एफिकेसी ऑफ कोविड और कोवैक्सीन एज अ बूस्टर सोर्स। कि कोविड शील्ड जो है वो आपकी या फिर आपकी जो कोवैक्सीन है इसकी क्या एफिकेसी रहेगी अगर हम इसको एज अ बूस्टर शॉट यहाँ पर दें। ठीक है, तो इन सब के ऊपर स्टडी होनी लाजमी है, ये होना चाहिए। ओके, तो ऐसा जस्ट ये सब चल रहा है मार्केट के अंदर। फिर IISc की अगर हम बात करें, इन्होंने बेसिकली एक तरीके से देखें बूस्टर प्रोटोकॉल्स या कोविड-19 वैक्सीन के लिए ही एक कंप्यूटर सिमुलेशन यहाँ पर तैयार किया है। देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो कोविड-19 की कोई भी वैक्सीन है उसकी एफिकेसी डिपेंड करती है इन अ कॉम्प्लेक्स वे ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइम डोजेज। जो प्राइम डोजेज यानी कि फर्स्ट डोज मान लीजिए आपने यहाँ पर दी, और द टाइम बिटवीन द प्राइम डोजेज एंड द बूस्टर डोज, और पहली डोज और बूस्टर डोज के बीच में क्या टाइम का डिफरेंस था, उन सभी के ऊपर एफिकेसी जो है वो डिपेंड करती है कोविड-19 वैक्सीन की। तो एक कंप्यूटर सिमुलेशन यहाँ पर स्टडी किया गया IISc बेंगलुरु के द्वारा, और ये अटैम्प्ट है कि ये समझने के लिए कि ये किस तरीके से काम करता है, कि एफिकेसी और किस तरीके से यहाँ पर काम करती है। ये सब स्टडीज़ यहाँ पर पब्लिश हुई। आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप समझ चुके होंगे आर्टिकल को देख करके। जस्ट अगर आप इस लाइन को यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। अगर प्राइम डोज और बूस्टर डोज यानी कि इन फर्स्ट डोज मान लीजिए और सेकेंड डोज के बीच में अगर 6 वीक्स का गैप यहाँ पर है, 6 वीक या उससे कम का गैप है, तो वैक्सीन की एफिकेसी 55% तक यहाँ पर होगी। और अगर ये गैप 12 वीक या उससे ज़्यादा का है तो 81% तक एफिकेसी होगी। यानी कि जितनी देर में सेकंड डोज यहाँ पर लगेगी वैक्सीन की एफिकेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आपको पता हो तो कोवैक्सीन जैसी जो वैक्सीन्स हैं वो यहाँ पर 1 महीने के गैप पर ही लगा दी गई हैं, यानी कि 4 वीक, यानी कि 6 वीक से कम में, तो उसकी एफिकेसी यहाँ पर कम होनी चाहिए। और ये सब स्टडीज़ यहाँ पर अभी चल रही हैं, तो आपको भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये आपका आर्टिकल है, लिखा हुआ है क्रॉसिंग द बॉर्डर व्यूइंग थ्रू एलिफेंट्स लेंस। तो एलिफेंट्स की आंखों से अगर हम देखें तो बॉर्डर उसके लिए क्या है, और जो आप उसको कैद करने की कोशिश यहाँ पर करते हो इन अ फॉरेस्ट एरिया और समथिंग, आप कह सकते हो कि हैबिटेबल एरियाज़ में उसके, तो ये सब काम नहीं करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे अच्छा जो टॉपिक है वो बेसिकली, इस आर्टिकल को अगर हम ओवरऑल पूरा पढ़ लें तो उसको पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर पता चलेगा कि इस आर्टिकल के अंदर बात की गई है जो आपका मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसकी, और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के अंदर भी और जो ह्यूमन आपका एलिफेंट कन्फ्लिक्ट है उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो देखते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो पहले पूरी धरती पर फॉरेस्ट यहाँ पर हुआ करते थे, उसके बाद इंसान आया और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी तरीके से ख़राब हो गई। ओके, तो अगले पैसेज में इतना, अगर मैं पैसेज को थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ़ोटोग्राफर्स जो हैं या फिर आपके जो
बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, वो जंगल में जाते हैं और फिर अपनी लाइफ को खो देते हैं क्योंकि वो एलिफेंट्स के एरियाज़ में यहाँ पर चले जाते हैं। ओके, ये चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखें अगले पैसेज को अगर मैं समराइज़ करूँ यहाँ पर ये चीज़। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम एनिमल्स को रोकने के लिए काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, लाइक ट्रेंचेज हैं, वॉल्स हैं, फेंसेज हैं। ओके, ये सब चीज़ें हम जायंट एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स को रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो बनाते हैं ताकि उनको मेन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सके। लेकिन उसके बाद लिखा हुआ है लर्निंग एलिफेंट्स। ये जो एलिफेंट्स हैं ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, ये इन चीज़ों को सीख चुके हैं कि किस तरीके से परेशानी को सोल्व करना है। मतलब उनके सामने फेंस आ जाए, बाल आ जाए, वॉल आ जाए, ओके, ट्रेंचेज हों, वो हर चीज़ को यहाँ पर पार कर लेते हैं क्योंकि उनका एक अपना मकसद होता है। और ये बेसिकली एलिफेंट्स के बिहेवियर के ऊपर स्टडी यहाँ पर है और इनका एक अपना मकसद होता है। ओके, मेटिंग वगैरह के लिए ये दूर तक जा सकते हैं या फिर सुटेबल हैबिटेट के लिए, रिसोर्सेज के लिए ये मूव कर सकते हैं। ओके, तो लर्निंग एलिफेंट्स का मतलब यहाँ पर है कि इन्होंने ये चीज़ सीख ली है। एलिफेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड यूजिंग सच लर्नड स्किल्स। कौन सी स्किल्स इनको यहाँ पर मिल गई हैं? देखिए, मान लीजिए आपने इनको इलेक्ट्रिक फेंस से यहाँ पर कवर किया, मतलब इलेक्ट्रिक फेंस लगा करके आपने इनको एक एरिया में रोकने की कोशिश की, तो ये क्या है, अपने नॉन कंडक्टिंग टस्क का यूज़ यहाँ पर करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो इनके दांत यहाँ पर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते। ठीक है, तो उनका यूज़ करके ये फेंसेस को यहाँ पर तबाह कर देते हैं। या फिर अगर उनके टस्क नहीं हैं तो वो पूरे के पूरे जो फेंस सिस्टम है उसको ही यहाँ पर तबाह कर देते हैं। वो किसी सिस्टम से लगा हुआ होगा, वो किसी पोल वगैरह से होगा, उस पोल को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि जो एलिफेंट्स हैं या फिर बिग एनिमल्स हैं वो इन चीज़ों को समझ चुके हैं और इस तरीके से उनका बिहेवियर यहाँ पर चेंज हो रहा है। ऐसी स्टडी 2015 में की गई थी जब एक साउथ इंडिया के अंदर जब एक वॉल जो है वो 80 डिग्री तक यहाँ पर टिल्ट हो गई थी। किस वजह से? एलिफेंट्स के जो है वो इस वॉल को यहाँ पर तोड़ने की वजह से 80 डिग्री तक यहाँ पर टिल्ट हो गई थी। मैं कह रहा हूँ आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आगे का जो अगर हम आर्टिकल है उसको देख सकते हैं कि लिखा हुआ है स्टन्ड विलेजेस। तो ये 80 डिग्री तक जो टिल्ट यहाँ पर हो गई थी वो किस तरीके से हुई, इस सब के ऊपर विलेजर्स को भी नहीं पता और उन्हें ये भी नहीं पता कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक एलिफेंट ऐसा कैसे कर सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। हालांकि अगर हम बात करें मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अम, ये वाला जो आपका बेसिकली पैरा है, आप इसको यहाँ पर कवर कर सकते हैं। लिखा हुआ है कनेक्टिंग हैबिटेट्स विद द कॉरिडोर्स डिवॉइड ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस, मतलब ह्यूमन प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, कॉरिडोर्स बना सकते हो। एंड एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है, रिड्यूस किया जा सकता है एनिमल्स इंटरेक्शन विद द ह्यूमन। ओके, साथ ही साथ स्ट्रेस को भी कम किया जा सकता है। तो ये जस्ट एक आइडिया है कि यहाँ पर आप किस तरीके से मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हो, क्योंकि ये सब दीवार वगैरह बना करके कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि एलिफेंट्स को पता है कि क्या करना है। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स की जो मौत होती है वो इलेक्ट्रोक्यूजन के कारण होती है। जो बिजली के तार हैं वो उनसे टच होकर के ये मर जाते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो डेथ यहाँ पर होती हैं वो रेल एक्सीडेंट्स के कारण यहाँ पर होती हैं। तो हमें क्या है कि एक ऐसा कॉरिडोर बनाने पड़ेंगे जिससे कि वहाँ पर ह्यूमन की प्रेजेंस ना हो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पर ना होती हों। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखो, इलेक्ट्रोक्यूजन वाला भी और रेल वाला भी। ओके, तो इस तरीके से इनके कुछ साइकोलॉजिकल बिहेवियर की बात यहाँ पर की गई है। जस्ट हमें इतना ही जानना था कि हाँ भाई लर्नड एलिफेंट ये सब चीज़ें क्या हैं। ओके, तो ये आर्टिकल हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ, पूरा डिस्कस कर लिया गया है, इतना ही निकल करके आता है यहाँ से। ओके, तो देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें काम की। पहला आर्टिकल सही था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें लगभग डिस्कस कर ली गई हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।